तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एयर इंडिया 171 फ्लाइट के बारे में, जो कि गाइज अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हो गई थी। अभी गाइज इस प्लेन से रिलेटेड जो अपडेट है वो निकल के आ चुकी है। जो ब्लैक बॉक्स था गाइज वो रिकवर कर लिया गया था, और रूल्स के अकॉर्डिंग क्रैश से 30 दिनों के अंदर कोई ना कोई अपडेट देना ही पड़ता है। तो वही अपडेट गाइज 12 जुलाई को सामने आ चुकी है। और यहाँ पे गाइज बहुत सारे लोगों का अभी रिएक्शंस निकल के आया है। फ्लाइंग बीस्ट का रिएक्शन निकल के आया है, और भी बड़े बड़े जो है लोगों का भी रिएक्शन निकल के आया हुआ है। इसमें से गाइज अभी जो बीबीसी न्यूज है, जिसको गाइज अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंजन्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट वेयर शट डाउन आफ्टर टेक ऑफ, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट रिवील्स शॉकिंग डिटेल्स ऑफ। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करी हुई थी, उसके बाद कुछ ही सेकंड के बाद गाइस जो फ्यूल का जो स्विच होता है उसको कट ऑफ कर दिया गया कोई पायलट के द्वारा। और इसके बाद इंजन्स में गाइस फ्यूल नहीं जाने की वजह से जो दोनों इंजन्स थे वो ऑफ हो गए, मतलब शट डाउन हो गए, और इसकी वजह से जो फ्लाइट है वो हो गई। और ये चीज गाइज अभी अपडेट में बताई जा रही है। ये कितना सच है, कितना 100% कंफर्म है, इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पे गाइज इसके बाद जो बीबीसी न्यूज है, इसने अपने यूट्यूब चैनल पे गाइज एक टाइटल के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिस टाइटल में लिखा हुआ है ब्रेकिंग एयर इंडिया, पायलट कट ऑफ फ्यूल ऑफ इंजन्स, नो फॉल्ट विद प्लेन। तो यहाँ पे बीबीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो पायलट है उन्हीं का गलती था, प्लेन में कोई फॉल्ट नहीं था, कोई गलती नहीं था। और इसकी वजह से अभी जो बीबीसी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा गाइस यहाँ पे हेट कमेंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर इंडिया प्लेन क्रैश प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, पायलट 1 व्हाई डिड यू कट ऑफ, पायलट 2 आई डिड नॉट। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट 1 ने पूछा कि तुमने इंजन को ऑफ क्यों किया, तो पायलट 2 ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग था उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जो स्विच थे वो अपने आप ही ऑफ हो गए थे। उसके बाद गाइस जो फ्लाइंग बीस्ट हैं गौरव तनेजा, इन्होंने भी एक बहुत ही लंबा ट्वीट किया हुआ है, और इन्होंने लिखा हुआ है, एज एक्सपेक्टेड ब्लेम द डिसेस्ड पायलट्स, दे कांट कम बैक टू डिफेंड देमसेल्फ। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने पहले भी ये बात बोल चुका है कि ये जो चीज होती है, जो होती है प्लेन्स वगैरह, या फिर कोई दुर्घटना होता है प्लेन्स के साथ, तो जो 90% का जो ब्लेम्स होता है वो पायलट्स के ऊपर ही लगा दिया जाता है, क्योंकि सभी कोई को पता है कि पायलट्स वापस आके खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि हैशटैग बोइंग हैज ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, बीबीसी ऑलरेडी गेव बोइंग एक क्लीन चिट। तो यहाँ पे जो बीबीसी है वो क्लीन चिट ऑलरेडी दे चुकी है बोइंग को, ये चीज यहाँ पे ये ट्वीट करके बता रहे हैं। एंड इसके बाद गाइज प्रफुल्ल गर्ग, आपको पता होगा ये एक इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने गाइज एक वीडियो बनाया हुआ है और इस चीज के बारे में डिटेल में गाइज बताया हुआ है। तो मैं इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है, और उसके हिसाब से दोनों इंजन का फेलियर था, क्योंकि जो फ्यूल स्विचेस थे वो टर्न ऑफ कर दिए गए थे। मतलब किसी ने मैनुअली टर्न ऑफ किए। जो कॉकपिट में पायलट्स थे, उनका जो वॉइस रिकॉर्डर था उसको सुना गया, तो उसमें बोला एक पायलट ने, व्हाई डिड यू टर्न ऑफ, तुमने बंद क्यों किया? तो दूसरे पायलट ने बोला, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? FAA यूएस ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें लिखा था कि जो बोइंग के स्विचेस हैं, जो फ्यूल स्विचेस हैं, उनका डिजाइन में कोई इशू है, और इस पर एक्शन लेना कंपलसरी नहीं है। इसलिए किसी भी एयरलाइन ने इस पे कंपलसरी एक्शन नहीं लिया। तो रिपोर्ट ने बोला कि एयर इंडिया ने उस स्विचेस पे काम नहीं किया, क्योंकि इस पे स्विचेस पे काम करना कंपलसरी नहीं था। पायलट्स ने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी इंजन को, एक इंजन हल्का सा स्टार्ट हुआ, बट एल्टीट्यूड बहुत लो हो चुका था, इसलिए फ्लाइट नीचे जाती गई। इसके बाद गाइस गौरव तनेजा ने एक और ट्वीट किया हुआ है, जो कि बहुत ही लंबा ट्वीट है। मैं आपको वो जो ट्वीट है गाइस स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बोले हुए हैं कि ये वेरी पुअर हैशटैग AI171 रिपोर्ट सबमिटेड बाय AAIB। एंड ट्वीट करने के बाद गाइस एक वीडियो भी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस मैं सुबह से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे लगा एयर इंडिया की, लेकिन मुझे इस समय बहुत एक अजीब चीज, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है एयर इंडिया प्रोब पायलट एक्शन की वजह से हुई है, और प्लेन के फ्यूल स्विचेस के साथ कुछ एक्शन किया गया। ये रिलीज हुई है 10 जुलाई को 7:35 ईस्टर्न टाइम पे। उस समय इंडिया में टाइम था 11 जुलाई की 5 AM, लेकिन AAIB ने तो 12 जुलाई को सुबह 3 बजे रिपोर्ट डाली है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया है जो कहता है कि कंफर्म हो गया कि हाँ भैया वो फ्यूल कट ऑफ स्विच ही था। तो ये जो टाइम है 11 जुलाई 6:47,
ये मैच करता है इस टाइम से जब तब इंडिया में 12 जुलाई सुबह के 4 बजे होंगे, और एक्चुअली 12 जुलाई को ही AIB ने रिपोर्ट 3 बजे रिलीज की थी। तो इनको एक दिन पहले कैसे पता चल गया कि पायलट एक्शन था और प्लेन के फ्यूल स्विचेस के साथ कुछ तो गड़बड़ है? क्या ये रिपोर्ट एक बार US घूम के आ चुकी है, उन्होंने अप्रूव किया और बताया कि इंडिया में क्या जाके रिलीज करो, फिर यहाँ पे रिलीज हुई है? तो गाइज अभी यही सारा कुछ चल रहा है और यहाँ पे बोइंग के द्वारा बताया गया कि पायलट्स का फॉल्ट था, इसकी वजह से ही इंजन्स फेल हो गए थे। बट यहाँ पे गाइज अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है और मैं भी इस चीज को अभी नहीं मान रहा हूँ। एंड गाइज अगर गौरव तनेजा की बात हो रही है तो गौरव तनेजा ने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको पता होगा गाइज जो 242 पैसेंजर्स इस फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक पैसेंजर बच गए थे। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या हुआ जो एक ही पैसेंजर बचा और वो जो सीट नंबर था 11 अल्फा, तो वो उसी का जो पैसेंजर है वो कैसे बचा? तो इसका डिटेल वीडियो इन्होंने अपलोड किया हुआ है गाइस। मैं एक छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। शो यू अ डायग्राम। तो सीट नंबर 1, 2, 3 ये है बिजनेस क्लास सीट और इकोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट होता है 11 से। ये जस्ट विंग गर्डर के ऊपर है। देखिए विंग्स जहाँ पे होते हैं वहां से गर्डर पास होता है। नॉर्मल भाषा में समझिए जैसे बिल्डिंग का कॉलम और बीम्स होते हैं ना, उस स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एयरक्राफ्ट का। उसके नीचे लैंडिंग गियर भी होती है। लैंडिंग गियर टेक्स ऑल द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, सो दैट पोर्शन दैट गर्डर हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। 11 अल्फा जस्ट वहाँ पे, लेकिन आप कहेंगे सर 12 भी वहाँ पे है, 14 भी वहाँ पे है, 11 ब्रावो भी वहाँ पे, तो बाकी लोग क्यों नहीं बचे? बहुत इंटरेस्टिंग। इमरजेंसी एग्जिट के सबसे पास होता है 11 अल्फा और उसके आगे बहुत ज़्यादा जगह होती है खाली, ताकि लोग इमरजेंसी में पास कर सके। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे आप देखा होगा अहमदाबाद का एयरक्राफ्ट डाउन आ रहा था, वो टेल नीचे थी, नोज अप ऐसे पोजीशन में डाउन आके क्रैश हुआ। सो व्हेन द एयरक्राफ्ट इंपैक्ट्स इन अ टेल डाउन और नोज अप पोजीशन, तो टेल का पहला इंपैक्ट हुआ। तो अभी एयरक्राफ्ट जब क्रैश हो रहा है तो उसमें दो मूवमेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक फॉरवर्ड मूवमेंट, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है तो वर्टिकली भी डाउन हो रहा है और आगे भी जा रहा है। तो जो सारा वर्टिकल इंपैक्ट है वो टेल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो सबसे मैं कहूँगा नॉट सर्वाइवेबल सीट्स होती है वो टेल के पास होती है, क्योंकि टेल पहले स्ट्राइक करती है। जो भी बंदा सबसे लास्ट सीट में, डायग्राम में देखेंगे आप 36, 37, 38, 39 इन सीट्स में जो बैठे होंगे, पीछे की जो क्रू होगी, दे विल बी द फर्स्ट वन टू लूज देयर लाइफ, क्योंकि सारा इंपैक्ट वो वाला एयरक्राफ्ट का पार्ट झेलता है। और जब एयरक्राफ्ट ऐसे गिरा एंड देन ऐसे फॉल करेगा तो नोज में भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है। बीच की सीट्स होती है जो गर्डर के पास की, एक्जैक्टली 11 रो में सबसे कम इंपैक्ट वहाँ पे आता है एयरक्राफ्ट में। तो एक्सप्लेन दिस केस, उस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी एंड जब इंपैक्ट हुआ उसकी बॉडी आगे गई। एक चीज़ आप देखेंगे, उसके सिर्फ फेस के एक साइड पे खरोच के मार्क्स है, एक साइड पूरा क्लीन है उसका, फिंगर्स पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, एंड देन एक फ्रैक्चर नहीं आया, मतलब छोटी उंगली की छोटी हड्डी भी फ्रैक्चर नहीं आया। सो द प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी नंबर 1, या नंबर 2 उसकी सीट बेल्ट फेल हो गई होगी या उसने। अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो टोटल गाइस इतने सारे अभी अपडेट्स आए हुए थे इस प्लेन से रिलेटेड, मतलब इस रिलेटेड। आप क्या कुछ सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो गाइस कल आशीष चंचलानी भाई ने एक फोटो पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे गाइस इन्होंने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है, वो भी एक एक्ट्रेस के साथ। यहाँ पे गाइस ये जो एक्ट्रेस है वो है इलिया वेरम, जो गाइस आपने इनको कपिल शर्मा की एक मूवी आई हुई थी उस मूवी के अंदर देखा होगा, मुझे तो यही याद है गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अपने कैप्शन पे फाइनली एंड हार्ट का इमोजी एंड स्टार का इमोजी। एंड इसके बाद बहुत ही बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं गाइज उनका रिएक्शंस हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले गाइज आकाश दुरेजा, जिनको जादू भी बोलते हैं ये, इन्होंने कमेंट किया हुआ है सो हैप्पी टू यू गाइज, कांग्रेचुलेशन, शादी पे मंचूरियन जरूर रखना। इसके बाद गाइज यहाँ पे हर्ष बेनीवाल ने भी कमेंट किया हुआ है जिम से फायदे तो होते हैं। मुनव्वर फारूकी ने भी कमेंट किया हुआ है मूवी प्रीमियर में जाने के फायदे। उसके बाद सम्राट भाई ने भी कमेंट किया हुआ है, आरजे मावेश ने भी गाइस कमेंट किया हुआ है मी हु इज स्टिल वेटिंग फॉर फाइनली के बाद का सेंटेंस है, प्रैंक हुआ तो टू मेक इट हैपन नाउ। एंड समरना भाई ने भी हार्ट का इमोजी यहाँ पे डाला हुआ गाइस और पी पॉइंट ने भी कमेंट किया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं इस चीज पे अभी रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। मेरे तरफ से गाइस अभी के लिए तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर प्रैंक होगा गाइस तो वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी मैं इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं सम्राट भाई के बारे में। तो गाइस सम्राट भाई ने दो लोगों को बहुत ही ब्रूटली रोस्ट कर दिया है। इन्होंने गाइस एक न्यू वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें
कुलदीप सिंघानिया और शुभांकर मिश्रा को ये रोस्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको पता है गाइस, कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने भी कुलदीप सिंघानिया को रोस्ट किया हुआ था, तो अभी इन्होंने भी रोस्ट किया हुआ। और क्या इन्होंने बोला इन दोनों के बारे में, मैं छोटा छोटा क्लिप दिखा देता गाइस। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। Oh my God, 1941 वाला कैलेंडर 2025 से मैच खा रहा है। मतलब जो घटनाएं 1941 में हुई थी वही की वही सेम घटनाएं 2025 में भी होंगी। भाई मैं तेरे से सीरियसली पूछना चाहता हूँ, तू अंक वाला सट्टा तो नहीं खेलता है ना? क्योंकि इस तरीके के लॉजिक वही लोग लगाते हैं। जो कैलेंडर 1941 में था वही का वही कैलेंडर 1947 में भी रिपीट हुआ था और ये कैलेंडर कई बार रिपीट हुआ और लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1941 का 2025 से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक दो वीडियोस लगा दूंगा, आप जाकर उन वीडियोस को देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से भाई सेंसेशन बेचना है आपको हर चीज में। ओ माय गॉड, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बोल देने से बातें सही नहीं हो जाती हैं मेरे भाई। दूसरे गेस्ट के पास, जी हाँ गाइस, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। द लेजेंड, द जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। देखिए गाइस, ये जो शुभांकर मिश्रा जी ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे और शायद इसी कारण से इनकी जर्नलिस्टों वाली आदत अभी तक नहीं गई। देखिए गाइस, एक यूट्यूबर में और एक जर्नलिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यूट्यूबर अपने हिसाब से रिसर्च करता है, अपने हिसाब से कंटेंट लिखता है, अपने हिसाब से शूट करता है और उसके बाद अपने हिसाब से एडिट करता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर जर्नलिस्ट की, तो ऑलरेडी ये सारी चीजें लिखी लिखाई मिल जाती है, यानी कि उसको खुद मेहनत नहीं करना पड़ती। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक ब्लेंडर किया है, इन्होंने और भी कई ब्लेंडर किए। अगले ब्लेंडर को देखिए। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने सुना कि शुभांकर जी इंडिया गॉट टैलेंट के एकदम खिलाफ हैं। वो स्वयं बता रहे हैं कि वो अश्लीलता और पूर्णता के एकदम खिलाफ हैं। वीडियो बनाने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है कि आपको पता ही नहीं रहता कि आपने पास्ट में क्या स्टेटमेंट दिए हैं। आप वही व्यक्ति हैं जो अपने पॉडकास्ट में बैठ के इंडिया गॉट टैलेंट की तारीफ कर रहे थे, उसके जजेस की तारीफ कर रहे थे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो फिर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। तो गाइज चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्वेताब के बारे में। तो यहाँ पे गाइज अभी इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को रोस्ट किया हुआ है जिनका नाम है वैशाली। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने क्या बोला इनके बारे में मैं आपको एक छोटा सा रील दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो वैशाली है इन्होंने भी इनको रिप्लाई दिया हुआ है श्वेताब को, तो वो रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप श्वेताब का ये रील देखिए। अभी मैं ऐसे सूट सलवार पहन के, झुमके पहन के, जुल्फे निकाल के और काली बिंदी लगा के रहती हूँ ना, माल लगती हूँ। I mean, इतनी माल लगती हूँ ना, टोटा। खुद को ऐसा लगता है ये देख के कितनी तारीफ कर दूँ मैं। I mean, ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो फिर किस शक्ल को देख के होगा यार। देवी जी अगर अपने बारे में बहुत बढ़िया फील करती हैं इस चीज को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर, बहुत अच्छी बात है। अपनी सेल्फ वर्थ लार्जली खूबसूरती में निर्धारित करना मुझे लगता है बहुत डरावनी चीज हो सकती है, क्योंकि खूबसूरती जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वो वक्त के साथ घटती है। तो खूबसूरती पे अगर आप सेल्फ वर्थ टिका के बैठे हैं तो उस दिन आप क्या महसूस करोगे? जिस दिन जिस खूबसूरती पे आपको नाज है वो शीशे में नहीं दिखेगी, उस दिन आप क्या करोगे? बेहतर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मैं इंसान कैसा हूँ, जो इंसान मैं बनना चाहता था, क्या मैं उस पथ पे चल रहा हूँ? जिन चीजों से मुझे चोट लगेगी या शर्म आती है करने से, क्या मैं उनको ना कह पाता हूँ? मेरे कर्म और मेरी वैल्यूज कितनी अलाइन करती हैं? मैं व्यक्ति कैसा हूँ दूसरे लोगों के लिए? क्या लोगों को मैं सद्भाव, प्रेम भाव, एम्पैथी इससे ट्रीट करता हूँ? मेरा परिवार से, मेरे अपने मित्रों से, लोगों से रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं? मैं अपने सपनों के लिए कितना लॉयल हूँ? मैं अपनी आकांक्षाएं और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कितना काम करता हूँ उसमें? मेरी सेल्फ वर्थ इन चीजों से बेटर है। इन चीजों का रिटर्न टाइम के साथ और ज्यादा होता है। तो 40, 50, 30 लाइफ के इन चरणों पे आप और संपूर्ण फील करोगे और सेटिस्फाइड फील करोगे और प्राउड फील करोगे। इसके बाद गाइस जो वैशाली हैं इन्होंने भी इनको रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले आप इस वीडियो को भी देखिए। Gangster Shwetab has made a video on me saying that inner beauty is more important. We should be focusing more on अंदर की खूबसूरती. Inner beauty stays longer, outer beauty fades and blah blah blah. Now it's my time to give POV on his video. पहली बात, इंडिया में 65% men still consider outer beauty. Even आज की जनरेशन भी यही सोच सकती है. 2024 dating case studies have already proven that. So you can be in your jewelry as much as you want, Mr. Gangster. Now questioning my thoughts. First of all, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है खुद की तारीफ करने के लिए. मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ. एंड मैं अपनी बॉडी का एक एक पार्ट अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. Even the scar, I love it. भाई क्या हॉट हूँ मैं. सेक्सी, माल, खूबसूरत, बला सब एक साथ.
I don't need a man to appreciate me, darling. मैं खुद को खुद की नजर से ही अच्छा बुरा देखना सही समझती हूँ. And you were saying that we shouldn't be focusing more on outer beauty. We live in a cruel society जहाँ पे लड़के हमारे कमेंट सेक्शन में आके आर वर्ड या पता नहीं क्या क्या इजीली लिख देते हैं. बट लड़की अगर अपने आप को हॉट सेक्सी माल बोल दे तो वो खराब हो गई. तो गाइस यही कंट्रोवर्सी भी चल रही इन दोनों के बीच में और धीरे धीरे ये जो कंट्रोवर्सी है वो बड़ा होते जा रहा है और नेक्स्ट अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा. फिलहाल आप क्या सोचते गाइस इस चीज़ के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असुमित गौतम के बारे में. गाइस मैंने आपको कुछ दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक लड़का कोई है लगभग 12 से 13 साल का और वो गाइस वीडियोस वगैरह बनाता है, पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में ये अपना बात रखता है और बहुत सारे लोग इसको गाइस कमेंट बॉक्स में ये भी बोलते हैं कि तुम ध्रुव राठी का कॉपी करते हो. तो यहाँ पे गाइस अभी इसका और एक और इन्फ्लुएंसर है द जानकार, उन दोनों के बीच में गाइस कंट्रोवर्सी हो गया है. आपको पता होगा इस कुछ दिन पहले एल्विश यादव को कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था और वहाँ पे वो स्पीच वगैरह दिए थे जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था. तो इसी चीज को लेके गाइस ये जो असुमित गौतम है इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड एल्विश यादव को लाइक गवार और अनपढ़ वगैरह बोल दिए थे. इसके बाद दो जो जानकार है गाइस उन्होंने भी इसको रिप्लाई देते हुए बहुत कुछ के बारे में बात किया हुआ है. मैं सबसे पहले गाइस असुमित गौतम का एक वीडियो दिखाता हूँ. क्या कारण है कि लोग अनपढ़ इन्फ्लुएंसर्स और उन सेलिब्रिटी को ऐसे प्रोग्राम में बुलाते हैं जिस काम में उनका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता है. शायद आप लोगों को याद होगा 2022 में आईआईटी मुंबई कॉलेज कैंपस में टिकटॉक स्टार और सीरियल एक्ट्रेस अनुष्का सेन को बुलाया गया था एक टेक फेस्ट इवेंट में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. जैसा कि भारत में अभी सेलिब्रिटी कल्चर है तो लोग सेलिब्रिटी को इसलिए बुलाते हैं ताकि उनके इवेंट में भीड़ हो और उनके इवेंट की लाइमलाइट बढ़ सके. अभी ऐसे ही एल्विश यादव को एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था. जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि उल्टी सीधी बातें करेगा, उसने उल्टी सीधी बातें करी भी और अभी ट्रोल भी हो रहा है. मैं यहाँ पर एल्विश यादव जैसे और भी बड़े सेलिब्रिटी को गलत नहीं कह रहा हूँ. मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर को समझाना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसे लोगों को बुलाओ जो लोगों को कुछ सिखा सके. तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम जिन लोगों को बुला रहे हो वो लोगों को क्या सिखा पाएंगे और एल्विश यादव जैसे लोगों को समझना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ पर क्या वैल्यू ऐड कर पाएंगे. वैसे एल्विश यादव जैसे लोगों को ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोग यूथ को बिगाड़ने के लिए, नशा करने के लिए और सट्टा लगाने के ब्रांड एम्बेसडर है. तो इन लोगों को एजुकेशन इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए, लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए. एंड इस वीडियो के बाद गाइस जो द जानकार हैं जिनका नाम शुभम कुमार है इन्होंने इसको रिप्लाई देते हुए एक गाइस जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, मतलब रील बनाया हुआ है और उस वीडियो में इन्होंने क्या बोला इनके बारे में मैं उनका भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ. इस वीडियो में अश्मित भाई कहते हैं कि एल्विश यादव जो कि एक अनपढ़ यूट्यूबर हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि यूपीएससी एस्पिरेंट को जाकर मोटिवेट करें. एक यूट्यूबर का वहां पर क्या काम. लेकिन अश्मित भाई आपकी वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने भी उसको शेयर किया. लेकिन अगर आपकी सोच से चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सचिन तेंदुलकर जो कि 10वीं फेल होते हैं उनका भी कोई हक नहीं बनता मोटिवेट करने का. और आपके फैक्ट चेक के लिए बता दूं, जिसको आप अनपढ़ बता रहे हो उसने 12वीं में 94% हासिल किए. और अगर आपकी सोच पर विचार किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट का ही हक बन रहा है कि बाकी एस्पिरेंट को मोटिवेट करे. क्या एक यूट्यूबर जो इतनी मेहनत से इतना आगे बढ़ा, देश में अपना इतना नाम किया, उसका हक नहीं बनता वो किसी को मोटिवेट कर पाए. प्रोफेशन चाहे कोई सा भी हो, मेहनत के रास्ते चाहे कितने भी अलग हों, लेकिन परिश्रम, कठिनाइयां सबकी एक होती है. और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब एल्विश यादव का नाम आता है ध्रुव राठी अपने आप आगे कैसे आ जाते हैं. इसके बाद गए जो असुमित गौतम है इन्होंने दोबारा से एक वीडियो बनाया हुआ है और द जानकार को रिप्लाई देते हुए गाइस यहाँ पे फिर से ये नजर आ रहे हैं और ये इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि तुम एल्विश यादव को एक इंस्पिरेशन कैसे बता सकते हो बच्चों के लिए. तो इन्होंने क्या बोला अपने वीडियो में, मैं एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ. हमारे यहाँ एक कहावत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जेकर काम उसी को साझे दूसर करे तो डंडा बाजे. वैसे इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए जिसको जिस विषय के बारे में जानकारी हो. अगर कोई दूसरा आदमी उस काम को करने की कोशिश करता है तो परिणाम अच्छा नहीं होता है और हंसी का भी पात्र बन सकता है. इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एल्विश यादव को थोड़ा सा ट्रोल किया था क्योंकि एल्विश यादव एक यूपीएससी कोचिंग में यूपीएससी एक्सपीरियंस को मोटिवेट करने चला गया था. मुझे तो ये सोचकर हंसी आती है जिसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, थोड़ा बहुत गाली देकर और थोड़ी बहुत नंगाई कर फेमस हो गया है, वो भला कैसे यूपीएससी एक्सपर्ट्स को मोटिवेट कर सकता है. इसी पर ये मेरा छोटी बुद्धि का भाई कहता है कि हमारे एल्विश यादव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, 12th में 94% नंबर हासिल करे थे. अरे भैया वैसे तो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं,
ओसामा बिन लादेन, हिटलर, अफजल गुरु, ये सब पढ़ने में तेज थे, फिर भी क्रिमिनल बन गए। और हमारे संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी जरा सा भी नहीं पढ़े लिखे थे, फिर भी महान काम कर गए। कोई पढ़कर भी अनपढ़ हो सकता है और कोई ना पढ़कर भी विद्वान हो सकता है। और मैंने एलवीस यादव को अनपढ़ इसलिए कहा था क्योंकि वो मुझे जरा सा भी पढ़ा लिखा नहीं लगता, अंगूठा छाप। और मुझे फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम फैक्ट और मेरी स्क्रिप्ट पर ही ग्रो हुआ है। मुझे सब पता है कि किसके पिताजी टीचर हैं और कौन शुभंकर मिश्रा की नकल उतारता है। बस आप लोगों की ही कमी है। तभी मर्सिडीज से चलने वाले कहते हैं कि ये स्कूटर लो, ये स्कूटर अच्छा है, और जिसका पति गंजा है वो कहते हैं कि ये तेल लगाओ, ये तेल अच्छा है। और 8वीं पास बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाता है और 10वीं फेल की पढ़ाई दिख जाती है। मैं बस आप सभी लोगों के लिए ही समाज को आईना दिखा रहा हूँ। एक बार मेरे इस आईने में अपनी शक्ल देखो और देखो कि तुम्हारी कितनी गंदी सोच है और कितनी छोटी बुद्धि है। एंड गाइस दोबारा से 10 जानकार जो हैं उन्होंने एक और वीडियो बनाया हुआ है और ये खुद के ऊपर अभी गाइस अपने बारे में ही बात करते नजर आ रहे, क्योंकि जो अशुमित थे ये इनको कुछ गवाह टाइप का या फिर थोड़ा मंद बुद्धि ऐसा कुछ बोल दिए थे। तो इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने एक और वीडियो बनाया और इस वीडियो में गाइस ये कॉपी के बारे में भी बात किए हुए, क्योंकि ये शूट में बनाते हैं वीडियो। और जो अशुमित गौतम है गाइस इन्होंने बोल दिया कि तुम सूट पहन के अगर वीडियो बनाते हो तो तुम शुभांकर मिश्रा नहीं बन गए, क्योंकि आपको पता है कि जो शुभांकर मिश्रा है वो सूट पे वीडियो बनाते हैं। तो इस चीज पे गाइस इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है और इन्होंने भी सुमित को बोला कि तुम भी तो हाथ उठा उठा के बात करते हो, मतलब तुम भी ध्रुव राठी की कॉपी करते हो। और जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि अनपढ़ एल्विश का कोई अधिकार नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को मोटिवेट नहीं कर सकते, एल्विश यादव के मुकाम पर खड़ा होकर दिखा दो। जिस उम्र में उसने बिग बॉस जीत लिया, प्लेग्राउंड जीत लिया, रोडीज जीत लिया, लाफ्टर शेफ जीत लिया, उतना करके दिखा दो, उतना व्यूज हासिल करके दिखा दो। और अगर कोट पहन लेने से ही मैं किसी का कॉपी कहलाने लग जाऊं तो ऐसे हाथ उठाकर बोलने वाले को क्या कहेंगे, ध्रुव राठी। तो गाइज यही अभी दोनों के बीच में चल रहा है लफड़ा और एक दूसरे को रिप्लाई खेला जा रहा है। फिलहाल गाइज आप क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। एंड भाई आप लोग बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइज, लाइक नहीं करते, तो प्लीज यार लाइक शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।